गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थानी साहित्य एवं रचनाएं। इसके अंदर हम जितने भी राजस्थान में ग्रंथ लिखे गए हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं और कौन कौन उनके लेखक है, उन सब पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना समय को हम खराब किए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है राजस्थानी साहित्य एवं रचनाएं। ठीक है, तो राजस्थानी साहित्य से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जिन फैक्टों के ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स पर। ठीक है, जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे पहला फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थानी साहित्य की प्रथम रचना, राजस्थानी साहित्य की प्रथम रचना किसे कहा जाता है? तो राजस्थानी साहित्य की जो प्रथम रचना है उसका नाम है भरतेश्वर बाहुबली घोर। ठीक है, तो पहली रचना कौन सी हो गई? भरतेश्वर बाहुबली घोर। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है इसके लेखक की कि भाई इसका लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है उसका नाम है वज्रसेन सूरी। ठीक है, तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है इसकी भाषा कि भाई इसकी भाषा कौन सी है। तो इसकी भाषा है मारू गुज्जर शैली, मारू गुज्जर शैली। और एक बात और इसमें ध्यान रख लेना कि इसमें भरत व बाहुबली के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। ठीक है, ठीक है, तो राजस्थानी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी होगी? भरतेश्वर बाहुबली घोर। इसके लेखक का, इसकी भाषा का और इसमें किसका वर्णन है? तो भरत और बाहुबली के मध्य हुए युद्ध का इसमें आपको वर्णन देखने को मिलता है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, राजस्थानी भाषा का प्रथम तिथियुक्त या संवत्तोलेख, या इसी को क्या कह देते हैं? संवत्तोलेख रचना। ठीक है, तो प्रथम तिथियुक्त या संवत्तोलेख रचना कौन सी है? तो उसका नाम याद रख लेना आप, भरत बाहुबली रास। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा? भरत बाहुबली रास। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आप ध्यान में रख लेना, शालीभद्र सूरी, शालीभद्र सूरी। ठीक है, और इसकी भी भाषा कौन सी भाषा है? तो इसकी भाषा भी आप लोग ध्यान रख लेना कि इसकी जो भाषा है वो सेम मारू गुर्जर शैली भाषा है, मारू गुर्जर शैली। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी और प्रथम नाट्य। तीनों को लिखने का श्रेय जो है वो शिवचंद्र भरतिया को जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। ठीक है, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है जहां से एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट उठाकर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनको ढंग से आप लोग अपने दिमाग पर बैठा लीजिए। ठीक है, तो अगला फैक्ट क्या हो जाएगा? राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थानी भाषा का जो प्रथम उपन्यास है उसका नाम है कनक सागर। ठीक है, और इसके राइटर कौन है? इसके जो लेखक हैं वो है शिवचंद्र भरतिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है शिवचंद्र भरतिया, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, शिवचंद्र भरतिया को। नेक्स्ट बात करेंगे
राजस्थानी भाषा का द्वितीय उपन्यास, द्वितीय उपन्यास का भी आप थोड़ा सा नाम ध्यान रख लेना। और द्वितीय उपन्यास है चाचा। चाचा के जो लेखक है उनका नाम है श्री नारायण अग्रवाल, श्री नारायण अग्रवाल। ठीक है। तीसरा जो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है वो रखना है राजस्थानी साहित्य की प्रथम कहानी या राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी। ठीक है। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी, राजस्थानी भाषा की जो प्रथम कहानी है उसका नाम आपको देखने को मिलता है विश्राम प्रवास। और विश्राम प्रवास के जो लेखक है सेम यही व्यक्ति है जिनका नाम है शिवचंद्र भरतिया। ठीक है। और इसी तरह आपको ध्यान में रखना है राजस्थानी भाषा का प्रथम नाट्य केसर विलास। ठीक है। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाट्य, प्रथम नाट्य क्या हो गया तो उसका भी नाम हो गया केसर विलास। और केसर विलास के भी राइटर कौन है? शिवचंद्र भरतिया इसके राइटर है। ठीक है। यहीं पर एक बात स्टार बनाकर लिख लीजिए कि राजस्थानी साहित्य के प्रथम उपन्यास, कहानी एवं नाट्य को लिखने का श्रेय, नाट्य को लिखने का श्रेय शिवचंद्र भरतिया को दिया जाता है। शिवचंद्र भरतिया को दिया जाता है। ठीक है। देखो जो चीज कराई जा रही है इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है, केवल इन नोट्स को ही आप लोग आराम से ध्यान से रट लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अगर सिलेक्शन चाहिए तो इसी में से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अगला फैक्ट आपको क्या याद रखना है? तो अगला फैक्ट आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। ठीक है। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर बात करें तब तो जो प्रथम उपन्यास है राजस्थानी भाषा का उसका नाम आपको ध्यान रखना है आभे पटकी, आभे पटकी। ठीक है। और ये जो आभे पटकी है, इस आभे पटकी के जो लेखक है, इन लेखक का भी आप नाम याद रख लेना, श्रीलाल नथमल जोशी, श्रीलाल नथमल जोशी। ठीक है। आजादी की बात तो ये है। और वैसे अगर ऑल ओवर देखा जाए तो राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास हो जाएगा कनक सागर। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑल ओवर है और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात है। ठीक है। यहीं पर एक फैक्ट आप और लिख लीजिए कि राजस्थानी भाषा की पहली काव्य कृति, पहली काव्य कृति, काव्य कृति का मतलब हो गया कविता। ठीक है। तो पहली काव्य कृति जो है वो किसके द्वारा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बादली। ठीक है। बादली उसका नाम है। और ये जो बादली लिखी गई है ये लिखी गई है चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा। ठीक है। चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा ये लिखी गई है। तो ये हो गई राजस्थानी साहित्य से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल बातें जिनके ऊपर एग्जाम में डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे राजस्थानी साहित्य के प्रमुख भागों की। तो राजस्थानी साहित्य के जो प्रमुख भाग है वो 5 भाग है। जैन साहित्य, चारण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, संत साहित्य और लोक साहित्य। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमें लगानी है
राजस्थानी भाषा के या राजस्थानी साहित्य के प्रमुख भाग। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, राजस्थानी साहित्य के प्रमुख भाग। तो कितने भाग है भाई? 5 भाग है। राजस्थानी साहित्य के प्रमुख भाग, ठीक है, 5 भाग हैं इसके। पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा जैन साहित्य। पहला हो गया जैन साहित्य। तो जैन साहित्य जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन आचार्यों, श्रावकों, ठीक है, मुनियों के द्वारा ये लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों शैली में, ठीक है। तो जैन साहित्य की मेन बातें क्या हो जाएगी कि यह जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, जैन मुनियों, श्रावकों, यतियों, आचार्यों द्वारा रचित है, ठीक है। और क्या बात ध्यान में रखनी है? तो एक बात और ध्यान में रख लेना कि यह गद्य और पद्य दोनों शैली में, यह है गद्य प्लस पद्य दोनों शैलियों में, ठीक है। गद्य शैली का तो मतलब हो गया कहानी जैसी शैली, और पद्य शैली का मतलब हो गया कविता की तरह, दोहों की तरह, ठीक है। तो जैन साहित्य ये हो गया। जैन साहित्य के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है चारण साहित्य। नंबर 2 पर आपको ध्यान में रखना है चारण साहित्य। ये सब हम जो राजस्थानी साहित्य है उसके भागों की बात कर रहे हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा? चारण साहित्य। चारण साहित्य क्या हो गया? तो चारण कवियों के द्वारा रचित जो साहित्य है उसे चारण साहित्य कहा जाता है। चारण साहित्य जो है ज्यादातर पद्य भाषा में होता है, पद्य शैली में होता है, ठीक है। अगर गद्य शैली के प्रथम चारण साहित्य की बात की जाए तो वो है अचलदास खींचीरी वचनिका, ठीक है। और ये जो चारण साहित्य जो होता है ये वीर रसात्मक होता है। इसके अंदर जो शासक होता है उसकी बहुत ज्यादा वीरता की प्रशंसा की जाती है, ठीक है। तो चारण साहित्य की मेन बातें क्या हो जाएगी? यह है चारण कवियों द्वारा, चारण कवियों द्वारा रचित है, ठीक है। दूसरी बात क्या हो जाएगी? यह है अधिकांश पद्य शैली में, अधिकांश पद्य शैली में, ठीक है। गद्य शैली की प्रथम चारण रचना, गद्य शैली की प्रथम चारण रचना कौन सी हो गई? अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका। आगे इन पर भी बात करेंगे, वचनिका क्या होती है, रासो क्या होते हैं, खयात क्या होती है, सब पर हम बात करेंगे। काफी लंबा टॉपिक है, 2-3 क्लासों में ये जाकर खत्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट और क्या बात इसमें ध्यान में रखनी है? तो एक बात और ध्यान में रख लेना कि चारण साहित्य वीर रसात्मक होता है। चारण साहित्य वीर रसात्मक होता है, ठीक है। यानी कि इसमें वीरता की बड़ी प्रशंसा की जाती है, शासक के वीरता की जो है वो बड़ी प्रशंसा की जाती है। नंबर 3 पर आपको ध्यान में रखना है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य क्या हो गया? तो ब्राह्मण कवियों द्वारा रचित, ब्राह्मण कवियों द्वारा रचित जो भी साहित्य है वो क्या कहलाता है? ब्राह्मण साहित्य कहलाता है। और क्या बात याद में रखनी है? तो इसके आप उदाहरण ध्यान में रख लो ब्राह्मण साहित्य के। ब्राह्मण साहित्य के उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, और एक और आप ध्यान में रख लेना कान्हड़ दे प्रबंध, कान्हड़ दे प्रबंध। इन पे सब पे बात करेंगे हम। अचलदास खींची, जितनी भी आपके ग्रंथ आ रहे हैं सब ग्रंथों पर हम आगे जाकर बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए उदाहरण
बीसल देव रासो और कानड़ दे प्रबंध, ये किसके उदाहरण हैं? ब्राह्मण साहित्य के उदाहरण है। ब्राह्मण साहित्य के बाद हम बात करेंगे संत साहित्य की। तो संत साहित्य क्या है? तो देखो, भक्ति आंदोलन के दौरान निर्गुण और सगुण संतों के द्वारा जो उपदेश लिखे गए या जो मतलब साहित्य लिखे गए, उन्हीं साहित्यों को क्या कहा गया है? संत साहित्य कहा गया है। ठीक है, और ये जो संत साहित्य है ये पद शैली में है, ये भी बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो नंबर 4 पर आप लिख लीजिए संत साहित्य। नंबर 4 पे आ जाएगा संत साहित्य। संत साहित्य, ठीक है, तो संत साहित्य क्या हो जाएंगे? भक्ति आंदोलन के दौरान निर्गुण प्लस सगुण संतों द्वारा रचित ग्रंथ, वो क्या कहलाते हैं? संत साहित्य कहलाते हैं। ठीक है, यह अधिकांश पद शैली में है, अधिकांश पद शैली में है। ठीक है, और लास्ट 5th नंबर जो इसका राजस्थानी साहित्य का भाग है उसे कहा जाता है लोक साहित्य। आम आदमी के द्वारा आम भाषा में लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है? लोक साहित्य कहलाता है। ठीक है, तो किसी आम व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हो, लोक भाषा में लिखा गया हो, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? लोक साहित्य कह देते हैं। ठीक है, लोक साहित्य सामान्य जन द्वारा लोक भाषाओं में रचित ग्रंथ। ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं? लोक साहित्य कह देते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादातर हमें क्या देखने को मिलती है? लोक गाथाएं देखने को मिलती है। ठीक है, लोक गाथाएं देखने को मिलती है, प्रेम गाथाएं इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, वीर गाथाएं इसमें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लोक साहित्य हो गया। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट हम इसमें टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है जो राजस्थानी साहित्य है, इसकी प्रमुख विद्याएं। राजस्थानी साहित्य की क्या क्या विद्याएं हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए राजस्थानी साहित्य की प्रमुख विद्याएं। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी राजस्थानी साहित्य की प्रमुख विद्याएं। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख विद्याएं। ठीक है, तो देखो राजस्थानी साहित्य की प्रमुख विद्याएं क्या क्या हो जाएगी, तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है नंबर एक हो जाएगी ख्यात साहित्य। नंबर 1 क्या हो जाएगा? ख्यात साहित्य। नंबर 2 पर आपको ध्यान रखना है वंशावली साहित्य। नंबर 3 पर आपको ध्यान रखना है रासो साहित्य। ठीक है, नंबर 4 पर आपको ध्यान रखना है दवादेव साहित्य। ठीक है, नंबर 5 पर आपको ध्यान रखना है वचनिका। ठीक है, नंबर 5 पर क्या हो गया? वचनिका साहित्य हो गया। नंबर 6 पर आपको ध्यान रखना है बात साहित्य। ठीक है, नंबर 7 पर आपको ध्यान रखना है प्रकाश। नंबर 8 पर आपको ध्यान रखना है मरस्या। नंबर 9 पर आपको ध्यान रखना है विगत। और नंबर 10 पर हो जाएगा वेली। और नंबर 11
नंबर 11 पर हो जाएगा प्रशस्ति। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये सब राजस्थानी साहित्य की प्रमुख विद्याएं हो गई। ठीक है, ख्यात साहित्य, वंशावली, रासो साहित्य, दवादेव साहित्य, वचनिका, वात, प्रकाश, मरसिया, विगत वेली, प्रशस्ति। तो ये सब राजस्थानी साहित्य की प्रमुख विद्याएं हो गई। अब हम इनको बारी बारी से उठाएंगे और इनके ऊपर बात करेंगे कि भाई किसको ख्यात कहा जाता है, किसको रासो कहा जाता है, किसे वचनिका कहा जाता है, इनमें क्या क्या अंतर होता है, तो इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहली विद्या है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ख्यात साहित्य। तो हमारी पहली विद्या कौन सी हो गई, पहली विद्या हो गई ख्यात साहित्य। ठीक है, ख्यात साहित्य की देखो प्रमुख प्रमुख बातें क्या हो जाएगी, तो ख्यात साहित्य जो है ये एक इतिहासप्रद ग्रंथ है, मतलब कि इससे हमें इतिहास की जानकारी होती है। ठीक है, और अगर देखो ख्यात साहित्य की बात की जाए तो ख्यात साहित्य से हमें तत्कालीन राजा की स्थिति, उसकी मान मर्यादा, उसकी वंशावली का पता चलता है। ठीक है, और ख्यात साहित्य के उदाहरण क्या हो जाएंगे, मुनोद नैन्सी ख्यात और दयाल दासरी ख्यात। आगे इन पर मुनोद नैन्सी वगैरह जब करेंगे तो उन पर बहुत अच्छी तरह से हम चर्चा करेंगे, यहाँ केवल एग्जाम्पल के रूप में नाम नाम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी कौन सी हो गई विद्या, ख्यात साहित्य। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, मिटाकर यहां से ऊपर से लिखना शुरू करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से। तो नंबर 1 हो जाएगा हमारा ख्यात साहित्य। नंबर 1 ख्यात साहित्य। ख्यात साहित्य की मेन बातें क्या हो जाएगी, यह है इतिहास प्रद ग्रंथ है, इससे तत्कालिक शासक की उपलब्धियों, मान मर्यादा, वंशावली एवं स्थिति की जानकारी होती है, स्थिति की जानकारी होती है। ठीक है, अब ख्यात साहित्य के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, तो ख्यात साहित्य के 2 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण जो है उसका नाम हो जाएगा नैनसी ख्यात, नैन्सी री ख्यात। और नैन्सी री ख्यात के लेखक कौन है, मुनोद नैन्सी। ठीक है, इसमें क्या है नैन्सी की ख्यात में, तो मारवाड़ के शासकों की वंशावली है। ठीक है, मारवाड़ के शासकों की वंशावली है इसमें। दूसरी जो ख्यात आपको ध्यान रखनी है उसका नाम है दयाल दासरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात। और जो दयाल दासरी ख्यात है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है दयाल दास। इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो बीकानेर के राठौड़ शासकों की वंशावली, बीकानेर के राठौड़ शासकों की वंशावली की हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ख्यात साहित्य हो गया। ख्यात साहित्य के बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो आती है वंशावली। वंशावली क्या होती है, तो वंशावली के अंदर किसी भी वंश या राजवंश के विस्तृत वंशों का, वंशावली का वर्णन होता है कि इस वंश में कौन कौन शासक आए। ठीक है, तो इसमें किसी वंश या राजवंश, किसी वंश या राजवंश की विस्तृत वंशावली होती है, वंशावली होती है, वंशावली का उल्लेख होता है। ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, तो इसके उदाहरण आपको हो जाएंगे राठौड़ों की वंशावली, राठौड़ों की वंशावली, और क्या उदाहरण हो जाएगा, और दूसरा उदाहरण हो जाएगा राजपूतों की वंशावली, राजपूतों की वंशावली। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वंशावली साहित्य हो गया। वंशावली साहित्य के बाद में हम बात करेंगे रासो साहित्य।
तो देखो जो रासो साहित्य होता है वो हमेशा काव्य के रूप में होता है, काव्य ग्रंथ होते हैं, कविता के रूप में होता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर पर हमारा जो साहित्य आ रहा है वो आ रहा है रासो साहित्य। ठीक है, ये सब साहित्य लिखने की विद्याएं हैं, यानी कि अलग अलग तरीके हैं साहित्य लिखने के। तो तीसरा हम बात करेंगे रासो साहित्य। रासो साहित्य, तो रासो साहित्य क्या होते हैं? तो किसी शासक की प्रशंसा में लिखे गए काव्य ग्रंथ। ठीक है, काव्य ग्रंथ होते हैं, ये कविताएं होती है। ठीक है, तो किसी भी शासक की प्रशंसा में लिखे गए काव्य ग्रंथ क्या कहलाते हैं? रासो साहित्य कहलाते हैं। ठीक है, और देखो अगर इसकी रासो साहित्य के बारे में बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें शासकों की विजयों, युद्धों, उपलब्धियों तथा प्रेम गाथाओं का वर्णन होता है, तथा प्रेम गाथाओं का वर्णन होता है। ठीक है, उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे इसके? तो दो उदाहरण आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, आगे इन पे चर्चा करेंगे, यहाँ केवल नाम नाम लिख रहे हैं। तो दो उदाहरण कौन सा हो जाएगा? पहला उदाहरण तो हो जाएगा बीसल देव रासो। ठीक है, बीसल देव रासो। और दूसरा उदाहरण हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। बीसल देव रासो के जो लेखक है उनका नाम है नरपति नाल है। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो के जो राइटर हैं उनका नाम है चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई। ठीक है, रासो साहित्य के बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आता है दवा द्वैत। दवा द्वैत साहित्य। दवा द्वैत साहित्य क्या है साहब? तो फारसी और उर्दू में लिखे गए साहित्यों को क्या कहा जाता है? दवा द्वैत साहित्य कहा जाता है। इसमें किसी की भी प्रशंसा होती है वो दोहों के रूप में की जाती है। बस इतना सा इसमें आपको ध्यान रखना है। दवा द्वैत साहित्य क्या हो गया? तो उर्दू तथा फारसी में रचित, उर्दू तथा फारसी में रचित, फारसी में रचित साहित्य को दवा द्वैत, दवा द्वैत कहा जाता है। ठीक है, और एक बात इसमें ध्यान रख लेना कि इसमें किसी की प्रशंसा, किसी की प्रशंसा दोहों के रूप में की जाती है, दोहों के रूप में की जाती है। ठीक है, दवा द्वैत साहित्य के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है वचनिका साहित्य। नेक्स्ट साहित्य कौन सा हो गया? वचनिका साहित्य। और वचनिका साहित्य क्या होता है? तो वचनिका साहित्य जो है ये गद्य और पद्य शैली की तुकांत रचनाएं होती है। मतलब इसमें जो भी बातें लिखी जाती है तो एक बात से दूसरी बात मिलती है, दोनों के बीच में क्या होता है? तुक मिलते हैं। ठीक है, तो वचनिका साहित्य क्या हो गया? वचनिका साहित्य हो गया यह गद्य तथा पद्य शैली, गद्य और पद्य शैली की तुकांत रचनाएं होती है, तुकांत रचनाएं होती है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? तो इसका उदाहरण आप ध्यान में रख लेना। उदाहरण क्या हो जाएगा? अचल दास खींची री वचनिका, अचल दास खींची री वचनिका इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, वचनिका साहित्य के बाद में अगर हम बात करें तो अगला साहित्य आता है वात या बात साहित्य। वात या बात साहित्य क्या हो गया? तो वात का अर्थ होता है कहानी कहना। ठीक है, तो इसमें ऐतिहासिक, पौराणिक इन कथाओं की जानकारी होती है। ठीक है, और इसके अंदर हमें सती प्रथा, बहुविवाह, जोहर प्रथा इन सब का भी उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए वात या
बात साहित्य। नंबर 6 पर हो जाएगा वात या बात साहित्य। नंबर 6 वात या बात साहित्य। ठीक है, तो इसमें ऐतिहासिक, पौराणिक या प्रेम गाथाओं का वर्णन होता है। इसमें सती प्रथा, बहुविवाह, जौहर प्रथा का भी उल्लेख होता है। ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? तो इसके उदाहरण हो जाएंगे राणा प्रतापरी बात, राणा प्रतापरी बात, और रावचंद्रसेन, रावचंद्रसेन वात। ठीक है, ये इसके उदाहरण होंगे। वात या बात साहित्य के बाद में नेक्स्ट जो आता है वो होता है प्रकाश साहित्य। प्रकाश साहित्य क्या होता है? तो किसी वंश या किसी व्यक्ति विशेष की जीवन की विशिष्ट घटनाओं पर प्रकाश डालने वाले साहित्य को क्या कहा जाता है? प्रकाश साहित्य कहा जाता है। ठीक है, तो नंबर 7 पे हो जाएगा प्रकाश। ठीक है, प्रकाश साहित्य क्या हो गया? तो किसी वंश या व्यक्ति विशेष की घटनाओं पर प्रकाश डालने वाले साहित्य प्रकाश साहित्य कहलाते हैं। प्रकाश साहित्य कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे राज प्रकाश, पाबू प्रकाश और उदय प्रकाश। ठीक है, प्रकाश के बाद में 8 नंबर पे आपको ध्यान रखना है मरस्या साहित्य क्या है? तो मरस्या साहित्य वो साहित्य है जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद उस पर लिखा जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु के बाद उसके ऊपर कोई साहित्य लिखा जाता है तो उसे मरस्या साहित्य कहा जाता है। और इस मरस्या साहित्य के अंदर मरने वाले व्यक्ति के चारित्रिक गुणों का वर्णन होता है कि ये व्यक्ति अच्छा था, वो धार्मिक था, जैसा भी था, चरित्र के गुण उसमें बताए जाते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के मरणोपरांत लिखा गया साहित्य। ठीक है, किसी व्यक्ति के मरणोपरांत लिखा गया जो साहित्य है वो क्या कहलाता है? मरस्या कहलाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों का वर्णन होता है। चारित्रिक गुणों का वर्णन होता है। ठीक है, मरस्या के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है विगत। ठीक है, मरस्या के बाद में नेक्स्ट क्या आ गया? विगत। नंबर 8 विगत साहित्य क्या होता है? तो विगत साहित्य में शासकों और सामंतों की वीरता का, बलिदान का, ठीक है, उनकी निडरता का, उनकी दयालुता का, इन सब चीजों का वर्णन होता है। ठीक है, यह इतिहास परक ग्रंथ होते हैं।
इतिहासप्रद या इतिहासप्रद एक ही बात है, यानी कि इतिहास की जानकारी देने वाले ग्रंथ होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो इसके उदाहरण हो जाएंगे हमारे, एक ही उदाहरण आप ध्यान रख लेना, मारवाड़ रा परगना री विगत। मारवाड़ रे परगना री विगत। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मुणोद नैन्सी। मुणोद नैन्सी। ठीक है, और ये जो मारवाड़ रे परगना री विगत है, इसे मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है। ठीक है, जब इसको करेंगे तब इसके ऊपर विस्तार से अपन बात करेंगे। विगत के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है 9 नंबर पर वेली। वेली क्या होता है? तो वेली जो होता है वो शासकों या सामंतों, ठीक है, वेली में शासकों या सामंतों की वीरता, निडरता, दयालुता, ठीक है, बलिदान, बलिदान, स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति का उल्लेख होता है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रख लेना, वेली किशन रुक्मणी जी ख्यात। उदाहरण हो जाएगा इसका वेली किशन रुक्मणी री ख्यात। वेली किशन रुक्मणी री ख्यात। ठीक है, और इसके जो लेखक है उनका नाम है पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के राजकुमार हैं। ठीक है, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये हो गए हमारे राजस्थानी साहित्य की प्रमुख विद्याएं। जितनी भी विद्याएं थी उन विद्याओं के ऊपर हमने बात कर ली है। एक इसमें आप थोड़ा सा प्रशस्ति और ध्यान रख लेना कि प्रशस्ति क्या होती है। तो प्रशस्ति किसी शासक की प्रशंसा में लिखा गया लेख। ठीक है, किसी भी शासक की प्रशंसा में लिखा गया जो लेख होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रशस्ति कहा जाता है। इस प्रशस्ति में युद्धों का, शासकों की विजयों का, वर्णनों का उल्लेख होता है। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो वैसे तो इंडिया की सबसे प्रसिद्ध प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, लेकिन हमें राजस्थान की बात करनी है तो इसका उदाहरण हो जाएगा राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति, ठीक है, राज प्रशस्ति जो है दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई राजस्थानी साहित्य की प्रमुख विद्याएं। अब हम बात करेंगे राजस्थानी साहित्य के काल विभाजन की। तो 3 कालों में राजस्थानी साहित्य को विभाजित किया गया है, प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन। राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन। नेक्स्ट हेडिंग है राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन। ठीक है, तो राजस्थानी साहित्य का जो काल विभाजन है ये 3 भागों में किया गया है। ठीक है, काल विभाजन कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। पहला क्या हो गया? प्राचीन राजस्थानी साहित्य। ठीक है, मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य और आधुनिक राजस्थानी साहित्य। आधुनिक राजस्थानी
साहित्य। तो इन 3 कालों में राजस्थानी साहित्य को बांटा गया है। ठीक है, प्राचीन राजस्थानी साहित्य जो है इसका काल क्या हो जाएगा, इसका समय क्या हो जाएगा, तो इसका समय हो जाएगा 8वीं से 15वीं शताब्दी तक का। ठीक है, एक बात ये ध्यान रख लेना, और दूसरी बात ये ध्यान रख लेना कि इसे आदिकाल या वीर रस गाथा काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट करके ये लाइन लिख लेना कि इसे आदिकाल या वीर रस गाथा काल कहा जाता है। वीर रस गाथा काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य। मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य का जो काल है वो है 15वीं से 19वीं शताब्दी का काल। ठीक है, इसे साहित्य एवं साहित्यकारों का काल कहा जाता है। इसे साहित्य एवं साहित्यकारों का काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए आधुनिक राजस्थानी साहित्य, तो आधुनिक राजस्थानी साहित्य का जो काल है वो है 19वीं शताब्दी से वर्तमान तक। ठीक है, और इसे इतिहास एवं इतिहासकारों का काल कहा जाता है। ठीक है, इसे इतिहास एवं इतिहासकारों का, इतिहास एवं इतिहासकारों का काल कहा जाता है। ठीक है, अब आगे की क्लासों में हम जो प्राचीन राजस्थानी साहित्य है यानी कि 8वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, किस ग्रंथ का कौन लेखक है, किस ग्रंथ की क्या विशेषता है, या किस ग्रंथ के अंदर हमें क्या जानकारी मिलती है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर मध्यकाल की, फिर आधुनिक काल की। तो ऐसे करके हम सारे ग्रंथों को कवर करेंगे, तब जाकर हमारा ये टॉपिक समाप्त होगा। अभी ये टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, आगे कम से कम 2 क्लासें इसमें हमें और देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्राचीन राजस्थानी साहित्य जो है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं। होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए। केवल इन नोट्स को पढ़ लीजिए, इनके बाहर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विश्वास रखिए, इसी में से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए, अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।